अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोल प्रोप्राइटरशिप पे डिस्कशन की थी और प्रैक्टिकल कुछ चीज़ों को देखा था। उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आ गया था कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है? अच्छा, आपका ऑगस्ट बैच है ना? तो ये तो आज सेकंड क्लास है ये। आज किन किन पार्टिसिपेंट्स की फर्स्ट क्लास है? जितने भी राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उसी पर्सन की होती हैं जो प्रोप्राइटर होता है उसकी। उसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो ऑब्वियसली एज अ सिंगल ओनर वो इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं की होगी। चाहे वो कहीं से भी उसको फाइनेंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उन्हीं की कंसिडर की जाएगी लीगली। सेकंड थिंग, कि हमारे पास जो भी उनके जो प्रॉफिट्स होंगे, जो उनके लॉसेस होंगे, वो सब जो है उसी प्रोवाइडर के होंगे। थर्ड वन इज कि हमारे पास प्रोप्राइटरशिप में कोई लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे पास कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट अवेलेबल है, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, वो अवेलेबल है, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, एससीबी का इन्फोर्स किया हुआ। लेकिन प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास कोई लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है जो डिफाइन करे कि प्रोप्राइटर के क्या राइट्स हैं, वो कितनी अप टू विच एक्सटेंट वो उसकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है, उसमें परपेचुअल सक्सेशन है। लाइक अगर वो बिजनेस में प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसी कोई लेजिस्लेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि इस बिजनेस मॉडल का, इस लीगल एंटिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। राइट? तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है और उसका बिजनेस रन हो रहा है, तो वो बिजनेस जो है जब उनकी डेथ हो गई तो उसी के साथ जो है वो समझे एक तरीके से वाइंड अप हो गई। अब उसके बाद थ्रू कोर्ट उनके जो एसेट्स हैं, उनका जो बिजनेस है, वो सब चीजें जो है सक्सेशन के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी और उनकी लीगल एड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। लेकिन जो बिजनेस था, जो बिजनेस रन हो रहा था, वो अब या तो उनका कोई लीगल है अपने नाम पर स्टार्ट करेगा बिजनेस, या कोई भी डिफरेंट एंटिटी उसी सेम नाम से स्टार्ट करेगा। लेकिन जो एंटिटी या बिजनेस रन हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल लास्ट 10 से 20 साल से, 25 साल से या 5 साल से, तो वो जो थी वो सारी चीजें अब बंद होती हैं। अब वो बैंक अकाउंट्स भी नहीं ओपन करेंगे। उनकी जितने भी रजिस्ट्रेशन है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के पास, वो सब जो है न्यू नाम से वहां पे होंगी। तो प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा जो है और जो ड्रॉबैक है वो यही है कि कोई लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है। जब लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन भी बड़ी सिंपल सी है उसकी। और उस सिंपल सी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या है कि आपने जस्ट प्रोप्राइटर के केस में एफबीआर के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक। और वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एफबीआर से रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये है कि आपने एनटीएन फॉर्म करना है उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल का, और जो उनका बिजनेस है उस बिजनेस को आपने उनके एनटीएन में ऐड कर देना है। जी। एक सवाल ये है कि मैंने ये देखा है कि मिसाल के तौर पे मैं मेरा नाम रखते नाम से रेहान नाम है तो मेरा एंटिटी रजिस्टर हो जाता है। अब मैं उसके लिए डेटाबेस की मल्टीपल ऐड करा सकता हूँ। जी। एक चीज मैंने ये भी देखी है कि सेम नाम कोई और भी सेम नाम से रजिस्टर करा सकता है। तो इसके लिए कोई किसी तरह का कोई राइट देखिए, इसके लिए राइट्स होते हैं, जो ये आपके बेसिकली आता है आईपीओ लॉज में, जिसमें आपका ट्रेडमार्क और कॉपीराइट पेटेंट्स वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं। वो अगर नहीं किए वो होते देखें, अगर आपने नहीं किए हुए, अगर कोई बंदा चला रहा है तो फिर तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर तो फॉर एग्जांपल आपने रेहान एंड को के नाम से भी अगर बिजनेस एंटिटी स्टैब्लिश की है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ प्रोप्राइटर या एज अ बिजनेसमैन कि आप अपने उस ट्रेड जो नेम है आपका और आपका जो लोगो है या जो भी आपका इंटायर बिजनेस, उसको आप ट्रेडमार्क करवाएं। सही है? जब आप उसको ट्रेडमार्क करवाएंगे और कॉपीराइट करवाएंगे तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि आपके जो भी ये नाम है और जो एंटिटी है, ये कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। और आपका जो ट्रेड नेम है, ये जो बिजनेस है, ये रजिस्टर्ड है विद आईपीओ लॉ। जी। अगर एक कंपनी ऑलरेडी रन हो रही है और फिर 15-20 साल काम कर रही है किसी नाम से पर्सनल प्रोप्राइटर, क्या इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया जा सकता बिल्कुल किया जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम कंपनी के टॉपिक पे पढ़ेंगे। लेकिन इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये आपको क्लोज करना पड़ेगा। वहां पर जो एंटिटी स्टैब्लिश होगी वो न्यू एंटिटी स्टैब्लिश होगी, लेकिन सेम नाम से, अगर वो नाम अवेलेबल वहां पे हुआ। है? प्रॉब्लम आती है कि
बहुत ज्यादा जगहों पे रजिस्टर्ड है उस नाम से, उसका एक्सपीरियंस उसके साथ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहीं पे भी ट्रांसफरेबल नहीं है। नहीं। ठीक है जी। देखिए रिटर्न एक ही फाइल होता है प्रोवाइडर का। वर्किंग आपने सेपरेट करनी है। लेट्स सपोज किसी के 3 बिजनेस है, तो वो तीनों बिजनेस के सेपरेट इनफ्लोज आउटफ्लोज सब मैनेज करेगा, और उसके बाद वो अपना एक एक्यूमुलेटली जो रिटर्न है उसका उसको फाइल करेगा, बिजनेस रिटर्न जिसे आप कहते हैं। जीएसटी भी अलग अलग देखिए जीएसटी भी एक ही होता है। आपने वहाँ पे प्रिंसिपल एक्टिविटी वहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है कि आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है जिसका जीएसटी रजिस्टर करवाना था। वहाँ पे आप कर लेंगे तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिटर्न जो है सबकी जो है प्रोप्राइटर की जितने भी बिजनेस है वो एक ही इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी। सॉरी, बैंक नेम में बैक डेट में बिजनेस रजिस्टर्ड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। बिल्कुल सर, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो। यहाँ तक किसी का कोई और कोई फर्दर क्वेश्चन? मुझे लग रहा है आज की क्लास कल फर्स्ट क्लास मुझे वापस रिपीट करनी पड़ेगी। आपसे इन लोगों ने लिंक शेयर किया था फर्स्ट क्लास का, आप लोगों ने देखा उसको? थोड़ी देर पहले ही किया था। अच्छा मुझे आधे घंटे पहले, इससे पहले पता चला कि बात हुई और मैं कॉल। अच्छा अच्छा। देखिए क्योंकि प्रोप्राइटरशिप का जो प्रोसेस है ना उसको हमने फिर अगर कंप्लीट देखना है तो वो तो आज की पूरी क्लास निकल जाएगी। अब मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ जो आज नए पार्टिसिपेंट्स आए कि जो वीडियोस आपके साथ शेयर की गई हैं आप उसको प्लीज एक बार देखें। उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आपने एंटीन कैसे फॉर्म करना है और इसके अंदर आपने बिजनेस कैसे ऐड करना है। उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो वो मुझे कल क्लास में पूछें या आप ग्रुप में मैसेज करें, और जब भी आप मैसेज करेंगे आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि प्रोप्राइटरशिप को जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि कॉन्सेप्ट क्या बेसिकली, उसको रजिस्टर कैसे करना है वो आप उसको देख लें वहाँ पे। उससे रिलेटेड आपको कोई फर्दर अगर की क्यूरी है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम अगर वो कह रहे हैं कि हम नहीं देख सकते तो फिर मैं आगे कुछ और सोल्यूशन करता हूँ, आपके लिए भी हो जाएगा ये? ठीक है, कोई भी मसला हो कल आप मुझसे कोशिश करें कि आज देख लें। ज्यादा लंबी क्लास नहीं है उसमें, तो जो चीजें जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जस्ट उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखें क्या है, और अगर कुछ मसला होता है तो कल मुझसे आप क्लास में उसको हम 10-15-20 मिनट का सेशन कर लेंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली पार्टनरशिप करेंगे। तो पार्टनरशिप जो इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है प्रोप्राइटरशिप से, तो ये टॉपिक भी आपका आज ही कवर हो जाएगा, तो आप इसको देख लीजिए। जी, किसी को भी क्वेश्चन हो? जी, तो आपने वहाँ पे जो उनका जो अटैचमेंट वो एट्रीब्यूट का एक टैब होगा, वहाँ पे जाके बिजनेस सेक्टर आपने सेलेक्ट करना है। तो आप उसके रिटर्न पे नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रहे होंगे ना, तो उसका सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हो आप। सैलरी की रिटर्न जब आप फाइल करेंगे सर, तो फिर उसमें जो है कभी भी वो आपसे नहीं ये पूछेगा कि आपने सेक्टर करना है। मैंने क्लास के एंड में आप मुझे बताइएगा, इसको देख लेना इसको। ठीक। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप। हमारे पास पाकिस्तान में राइट नाउ पार्टनरशिप के लिए जो लॉज जो लेजिस्लेशन अवेलेबल है, एक तो हमारे पास है पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें मोस्टली आपकी जो 90% जो पार्टनरशिप फॉर्म जो रजिस्टर्ड है, या 95 कह लें, वो 1932 के एक्ट में रजिस्टर्ड है, राइट। और हमारे पास 2017 का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है जो कि एसईसीपी ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। आज हम जिसको डिस्कस करेंगे वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो आपने कैसे रजिस्टर करनी है। और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ वाले टॉपिक में इसके साथ। अच्छा, जो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें जो सिनेरियो ये है कि आपके पास वीट को उसको फर्म को रजिस्टर करने के लिए
एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होना जरूरी है। सही है। पार्टनरशिप का मतलब ही यही है कि कम से कम जो है 2 बंदे होंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म होगी, 2 बंदों के दरमियान ही होगी। तो कम से कम 2 होंगे, और मैक्सिमम जो है 20 पार्टनर्स जो है आपको अलाउ है एज पर द लॉ, जो आप उस पार्टनरशिप में ऐड कर सकते हैं। राइट। अच्छा जी, उस पार्टनरशिप में जब आप ये 2 या 20 पार्टनर्स आपके पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपने एक फॉर्मली एक डीड जो है वो ड्राफ्ट करनी है, और इस डीड के अंदर जो है डिफरेंट जो आपके क्लॉजेज हैं वो आपने मेंशन करने हैं कि आपका बिजनेस का नाम क्या होगा, वो हम देखेंगे ड्राफ्ट। आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है, आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, आप कितने पार्टनर्स हैं, आपका पार्टनरशिप परसेंटेज कितनी है, और आपके क्या क्या राइट्स और क्या क्या ड्यूटीज हैं जो आपने उसमें स्पेसिफिकली जो है मेंशन करनी है। एक तो बाय लॉ हमारे पास कुछ चीजें उसमें आ रही होंगी, लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिकली चीजें उसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। राइट। अच्छा, इस पार्टनरशिप का फायदा क्या है कि जाहिर बात है जब 2 पार्टनर या 2 से ज्यादा पार्टनर उसके अंदर पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं, एओपी फर्म को, ऑब्वियसली आपके पास इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज हाई हो जाती है। अब एक बंदे के पास 10 लाख रुपए हैं, दूसरे के पास 10 है, तीसरे के पास 30 है। तो अगर ये बंदा प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहा होता तो उनके पास 10 लाख रुपए की ही एक इन्वेस्टमेंट थी। अगर वो पार्टनरशिप पे करते हैं काम तो ऑब्वियसली उनके पास जो है नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज होंगे, तो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। राइट। इसके साथ साथ जो आपके प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं वो सब जो है आपके एज पर द परसेंटेज जो आपने वहाँ पे मेंशन किए होंगे, जो म्यूचुअली आप लोग में डिसाइड हुआ होगा, वो वहाँ पे एज पर द रेशियो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वो हो सकता है किसी पार्टनर की 50% हो और बाकी दोनों के 25-25 हो सकता है 2 पार्टनर्स के 50-50 हो। ये भी हो सकता है कि कोई 2 पार्टनर उसमें एक स्लीपिंग पार्टनर है, उसमें हो सकता है उनके 10% हो, बाकी 90% किसी और दूसरे पार्टनर के, और वो सारे काम जो है कर रहे हैं। राइट। अच्छा, इस पार्टनरशिप एक्ट में हम पार्टनर्स को भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज भी जो आपके बिजनेस है वो रन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। अब इस बात का क्या मतलब है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आज फर्म रजिस्टर्ड की, ठीक है, और 5 मिलियन से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 पार्टनर, और 2-3 साल उन्होंने बिजनेस रन किया, और लेट्स सपोज नेक्स्ट 3 इयर्स उनका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से उनके बिजनेस जो है वो लोग बैंकरप्ट हो गए। जब बैंकरप्ट हुए तो ऑब्वियसली जो उनके क्रेडिट्स थे जिन्होंने उनको पेमेंट करनी थी वो सब आगे की थी, आप हमारी पेमेंट करें। अब कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ थी और जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो बता रही थी कि कंपनी के पास इस तक जो है मैक्सिमम 25 लाख रुपीज अवेलेबल है, चाहे वो कैश इन हैंड की बात कर लें या बैंक अकाउंट की बात कर लें या उनके एसेट्स की बात कर लें। लेकिन जो उन्होंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है वो 75 लाख रुपीज है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि कोर्ट ऑर्डर करेगी ये तो 25 लाख रुपीज तो बिजनेस से तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो बाकी 50 मिलियन की 5 मिलियन की सॉरी जो पेमेंट है वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट सेल आउट करके दिए गए। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर फर्म बैंकरप्ट हो जाती है, बिजनेस बैंकरप्ट हो जाता है, और जब उसकी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप की बारी आती है, क्रेडिट्स को उन्होंने पे ऑफ करना होता है, तो उसमें पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो सिक्योर नहीं होते। तो इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो एससीसीपी का है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, वो यही डिफरेंस है। उसमें वहाँ पे आपके पर्सनल एसेट जो है टू सम एक्सटेंट वो सिक्योर है, और यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। तो आपके जो जितने भी पर्सनल एसेट्स हैं वो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए सेल आउट कर दिए जाएंगे। अगर आपके क्रेडिटर्स बैंक कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इनके पर्सनल एसेट को सेल आउट किया जाए और बिजनेस के एसेट्स हैं जो उनको भी सेल आउट किया जाए, उस सिनेरियो में ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपका कोई भी जो है फेवर में हेल्प नहीं कर सकेगी। तो जब भी आप कभी किसी को एडवाइस करें या अपना बिजनेस जब आपने रजिस्टर करवाना हो
तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये रजिस्टर करने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज किसी की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, राइट, अगर आपको पता होगा कि आपने उसको किस हिसाब से आपने एडवाइस करना है। छोटे बिजनेस में देखें प्रोप्राइटरशिप भी ओके हो जाता है, कि जैसे किसी की शॉप है, कोई छोटा सा ट्रेडिंग का काम है किसी का, और बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2 3 4 लाख रुपए की, तो उसमें आप उनको कह सकते हैं जिन्होंने इन द लॉन्ग रन नहीं लेके चलना। लेकिन जिन लोगों के, जिन क्लाइंट्स के कुछ गोल्स होते हैं, जैसे 5 साल के 10 साल के उनके कुछ गोल्स हैं, उन्होंने कंपनी को कहीं पे देखना है, और इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहीं से फाइनेंसिंग करनी है, उनके लिए फिर आप जब भी एडवाइस करेंगे तो आपने लीगल एंटिटी को सोचते समझते हुए उनकी सिचुएशन के हिसाब से एडवाइस करना है कि आपने उनको कैसे रजिस्टर करवा के देनी है, कंपनी करवा के देनी है या फर्म करवा के देनी है। तो इट ऑलवेज डिपेंड कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और उनकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन क्या है, उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, उस हिसाब से आप उनको गाइड कर दें कि आपने कौन सी लीगल एंटिटी जो है उनको एडवाइस करनी है। राइट, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, वी हैव another law, another legislation, that is Limited Liability Partnership Act 2017, which was enforced by SECP, which will be covered in next few classes along with the company incorporation process. Right? Yes, exactly. सर ऑब्वियसली फिर तो वो भी बैंकरप्ट हो जाएगा ना, वो भी अप्लाई कर देगा जी आई एम बैंकरप्ट, मेरे नाम पर तो कोई चीज ही नहीं है। जब उनके नाम पर कोई चीज नहीं है, फिर वो कहाँ से जो है एसेट उनके सेल आउट करके देंगे? तो जो भी उनका शेयर बनता है, और चाहे वो फर्म में होता है या जो भी उनके पास कोई नॉन सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट एसेट्स होते हैं, तो कोर्ट उस हिसाब से डिक्री पास करके उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग द क्रेडिटर्स। अब ऐसा भी होता है कि कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाती है, तो कंपनीज के पास जितने पैसे होते हैं या शेयर होल्डर्स के पास जितने पैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि वो जो है उनके पर्सनल एसेट्स भी सेल आउट कर दिए जाए, और जो उनका शेयर है कंपनी का वो भी दे दिया, वो तो चले दे दिया जाता है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में एक बंदा जिसके पास चीजें खत्म हो गई, कोई एसेट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो उसमें फिर कोर्ट जो है उनको बैंकरप्ट जो डिक्लेयर डिक्लेयर कर देती है, वो डिक्लेरेशन उनके पास होती है, उसके बाद तो समझे कि वो जीरो पर आ जाते हैं, वो जीरो से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रेडिटर को भी यही बता दिया जाता है कि बस इनके पास यही एसेट्स है, अब आपको जितना रिकवर अमाउंट हो सकती थी आपको रिकवर हो चुकी है, या अब आपका लॉस है। राइट, ऐसा नहीं है कि वो आपकी जान ले लेंगे। जितना आपके एसेट्स हैं, तो वो एसेट्स सेल आउट कर दिए जाएंगे, एसेट्स नहीं है तो फिर क्रेडिट्स को यही बोला जाएगा कि इनके पास नहीं है पैसे, या इनके पास इतनी वेल्थ नहीं है जो आपको कर देंगे। नहीं देखिए, बाद में ऐसा तो कोई आपको, देखिए जैसे कंपनी है, जब हम कंपनी में पढ़ेंगे वहां पे कुछ, अगर आप डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहते हैं कंपनी में, तो फिर उनका मसला है कि आप एज अ डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते अगर आप बैंकरप्ट हैं, क्योंकि कुछ कंडीशन है। अगर आप में कोई कोर्ट में केस चल रहा है, वो पेंडिंग है, तो फिर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन एज एन ओनर, एज अ शेयर होल्डर, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई ऐसी हर्डल्स आपको नहीं आएंगी, आप कर सकते हैं। राइट, सॉरी। अच्छा, इसमें सिनेरियो ये था कि जब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपनी कन्वेंशनल पार्टनरशिप को उस पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, हम उसी कॉर्पोरेट वाले ही में इसको पढ़ेंगे, तो वो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आता है, ज्वाइंट वेंचर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, डिफरेंट पर्सन की एसोसिएशन को, जिस तरह आप, एक तो पार्टनरशिप फॉर्म मैंने आपको बता दिया, दूसरा जिस तरह आप ये एनजीओज हैं, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी है, वो भी पार्टनरशिप में आती है, लेकिन उनका कोई प्रॉफिट तो बिजनेस कमाना तो पर्पज नहीं होता ना, वो भी आपकी एओपी या एसोसिएशन भी है बेसिकली। राइट, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन उसमें वही बिजनेस या वही लीगल एंटिटीज फॉल करती है जहाँ पे मोर देन 2% हो। राइट, ये क्लियर है सबको?
अच्छा, पार्टनरशिप को रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है? अब वो जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स पे जो है डिपेंड करता है, और वो 5 स्टेप्स आपने जो है कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले जो आपका स्टेप है दैट इज ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपने सबसे पहले पार्टनरशिप डीड जो है वो ड्राफ्ट करनी है, और उसके अंदर आपने जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो पार्टनर्स के जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो आपने वहां पे राइट डाउन करनी है इन प्रॉपर फॉर्मेट। अच्छा, पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट है। इसमें आप देख लें, सबसे पहले जिस दिन ये पार्टनरशिप डीड साइन या बनी है, आपने वो डेट, ईयर एंड लोकेशन, लोकेशन में यहाँ पे आपने सिटी लिखनी है। अब जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी, उनके नेम, एनआईसी, रेजिडेंशियल एड्रेस। पार्टनर टू, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं अप टू 20 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपके क्लाइंट हो, या आपने लेट्स सपोज किसी ने, ये जी हमारे 4 पार्टनर्स हैं, तो आप यहाँ पे इसको वन बाय वन जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्लॉज वन आप देखें, सबसे पहले इसमें जो है जो भी आपका बिजनेस नेम होगा वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। द नेम एंड स्टाइल ऑफ दिस पार्टनरशिप शैल बी एज, कुछ भी हो सकता है वो, एक्सवाईजी एसोसिएट्स, एक्सवाईजी एंड को, एक्सवाईजी ट्रेडिंग कंपनी, जो भी हो सकता है। ठीक है, वो हमने आपने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना। सेकंड क्लॉज में आपने बिजनेस का एड्रेस जो है वो मेंशन कर देना है। और थर्ड में आपने अपनी एक्टिविटी को डिफाइन कर देना है कि आप इस बिजनेस में क्या जो है सर्विसेज या क्या गुड्स जो है आप सेल करेंगे या सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे, वो आपने कंप्लीट यहाँ पर जो है मेंशन कर देना। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है 1 लाइन में ही कर दें या 3 लाइनों में कर दें, ये डिपेंड करता है कि आप इसको जितना भी एक्सटेंसिव अगर इसको आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। राइट, कुछ डीड्स में ऐसा होता है कि जस्ट 1 लाइन में भी लिखा होता है कि लेट्स सपोज जैसे ट्रैवलिंग का काम है तो लिख देते हैं कि जी हम ट्रैवल एंड टूर का काम करेंगे। अब ट्रैवल एंड टूर के डोमेन में ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो ऑब्वियसली टिकटिंग भी करेंगे, वो ट्रांसपोर्ट भी करेंगे, वो एयर टिकट भी करेंगे, राइट, वो डोमेस्टिक टूर्स भी करेंगे, इंटरनेशनल टूर्स भी करेंगे, हज एंड उम्रा भी करेंगे। तो अगर आप इस चीज को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं भी करते तो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन करनी है तो वो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन भी यही है कि अगर आप, तो यहाँ पे अगर आप उसकी एओपी फॉर्म रजिस्टर कर रहे हैं तो थोड़ा सा 2 3 4 लाइनों में आप उसको डिफाइन कर दें कि आप एक्चुअल में आप करेंगे क्या, आपकी सर्विसेज का या आपके गुड्स का जो स्कोप है वो क्या है, तो थोड़ा सा स्कोप को आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। क्लियर? अच्छा जी, ये अगेन वही दैट द प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो आपके पार्टनर्स का जो शेयर परसेंटेज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 50-50% है। आपने यहाँ पे पार्टनर नंबर 1 का नेम और आगे परसेंटेज उनका, अभी कुछ भी हो सकता है अगेन, 50-50, 75-25, 80-20, वो जो भी है उस हिसाब से आपने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना। अच्छा, ये देखिए, ये डिफरेंट क्लॉजेज हैं जो उन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो फर्म जो है अपना कैपिटल जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम अगर जरूरत पड़ी तो उसको इंक्रीज करेगी। और इसमें ये भी देखें मेंशन है कि पार्टनर नंबर 1 इज अ मैनेजिंग पार्टनर और पार्टनर नंबर 2 इज स्लीपिंग पार्टनर। तो इसके अंदर अब इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जी पार्टनर नंबर 1 एंड 2 दे
बोथ आर मैनेजिंग पार्टनर्स, किसी एक को भी ऑथराइज कर सकते हो सकता है दोनों काम करने वालों, लेकिन अथॉरिटी या मैनेजिंग पार्टनर किसी एक को बनाया हुआ। सही है? ये भी आप इसमें इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी अब नीचे जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, ये सब जनरल क्लॉजेज हैं जो ऑलमोस्ट आपको हर पार्टनरशिप में नजर आएंगी। कोई भी आप पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट उठा ले तो आपको इसके अंदर ये सारी चीजें जो है मिलेंगी। अच्छा, इसके अंदर बैंक अकाउंट का बड़ा मेन जो है रोल है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो जो है कौन रन करेगा। होता है ना कि पार्टनर्स को जो है बैंक अकाउंट में किसी एक को ऑथोराइज किया होगा, तो ये आपका म्यूचुअली कंसेंट होना चाहिए या म्यूचुअली एग्रीड चीज होनी चाहिए कि आपके जो बैंक अकाउंट्स है वो कौन रन करेंगे। या तो आप दोनों रन करेंगे या कोई एक बंदा करेगा। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपनी पार्टनरशिप के अंदर दोनों के कर दें कि एज पर द म्यूचुअल कंसेंट, जैसे यहाँ पे मेंशन है, ऑपरेटेड बाय बोथ पार्टनर्स, वो कर लेंगे। अगर इन फ्यूचर अगर किसी को उन्होंने अथॉरिटी देनी है तो वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये देखिए सेकंड इसमें लिखा हुआ है, बोथ पार्टनर्स विद देयर कंसेंट may fully authorize any person or employee of the firm to operate the bank account. अच्छा, इसके अंदर जो मेन आपको ये क्लॉज नजर आएगा वो फाइनेंसिंग का नजर आएगा कि ये पार्टनर्स जो हैं वो कभी भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कैपिटल लोन ले सकते हैं। बैंक से ले सकते हैं, किसी लीजिंग कंपनी से ले सकते हैं, तो एक्वायर कर सकते हैं। ये भी आपने यहाँ पे इसको मेंशन करना जरूरी है। अच्छा, ये जो डीड का फॉर्मेट है ना, ये आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप चेंज हमेशा कर सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये लिखा हुआ है, अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको जो है एडिट करके आप अपने हिसाब से उसको जो है, जो भी आपके क्लाइंट कह रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा जी, इन केस ऑफ डेथ, ये आपने जरूर यहाँ पे मेंशन करना है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर देयर शेयर्स प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू देयर लीगल हेयर। आपको ये चीज पता है कि पार्टनरशिप फर्म जो है, ये जो 1932 एक्ट, ये डिफरेंट लेजिस्लेशन अवेलेबल है, उसमें अगर रजिस्ट्रेशन होती है और अगर पार्टनर की या ओनर की अगर डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस अपनी जगह पे रहता है। वो ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द लेजिस्लेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली उनके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाता है। वो बिजनेस अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जो उसको रन करेंगे, अब जो ऑपरेट करेंगे, तो उनके जो डिसीज हैं, उनके जो लीगल हेयर्स हैं, वो इसको आके ऑपरेट करेंगे। माइनर वाले पॉइंट पे सर मैं भी अब आगे आऊंगा, आपको बताता हूँ क्या करेंगे। जी। पार्टनरशिप की बात है, वो तो बीइंग एज पर्सन की एक बात है। जी इस सूरत में जब पार्टनरशिप की डिस्कशन करेंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म का एनपीएल अलग होगा, जी, सेपरेट होगा, बिल्कुल सेपरेट होगा। हमारे कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, हमारे डिफरेंट पार्टनर होते हैं और वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या इसके लिए इस तरह से प्रॉब्लम हो सकते हैं कि ये बिजनेस जो है इस टाइम तक काम करेगा? अभी आपको बता रहे हैं इसको, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, पार्टनरशिप के अंदर जो है, ये आपको डेथ वाली बात समझ में आ गई है जब पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेन सिनेरियो ये होता है कि जी पार्टनरशिप बनती है या तो फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम या पार्टनरशिप एट विल, राइट। पार्टनरशिप फॉर द स्पेसिफिक टाइम, जो उन्होंने भी एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर गवर्नमेंट का टेंडर लेना है, राइट, कोई 2-3 साल 4 साल का टेंडर है, उन्होंने कहा जी हम इसके लिए बिजनेस एक बनाते हैं, उसमें हम 2-3 पार्टनर्स होते हैं और हम जो है उसको रजिस्टर करके टेंडर के लिए अप्लाई कर देंगे। उनको टेंडर मिल गया 3 साल के बाद, जो उन्होंने स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ था पार्टनरशिप में, वो टाइम भी हो गया, तो वो जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। आपको अब उसको बंद करवाने की खुद जरूरत नहीं है। वो टाइम, लेट्स सपोज किसी ने कहा था कि 1 साल बाद हम इसको कर देंगे, वो टाइम आ गया, वो डेट आ गई, वो डेट निकल गई, वो पार्टनरशिप उस डेट को जो है डिसॉल्व हो गई, खत्म। क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनी थी। नॉर्मली इन द लॉन्ग इन जो लोग इन द लॉन्ग रन कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, तो वो नॉर्मली में ये होता है कि जो आपकी पार्टनरशिप है वो एट विल बनती है। एट विल का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से
पार्टनर्स अपनी मर्जी से उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो आप स्पेसिफाइड टाइम के लिए कर लें या फिर आप उसको एट विल के लिए कर लें। जी, और ये पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ पर्सन एस्टेब्लिश कर सकते हैं या दो कंपनीज भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपका फॉरेन पार्टनर भी हो सकता है और कोई आपकी लीगल कंपनी या कोई दूसरी पार्टनरशिप फर्म भी इसके अंदर एज अ पार्टनर आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। जी सर। सर इंश्योरेंस अगर स्पेसिफाइड टाइम के लिए, जैसे आपने कहा कि स्पेसिफाइड टाइम के लिए हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस अगर the work has not been completed during that time, the participation can it be extended? सर वो फिर आप अमेंडमेंट कर सकते हैं उसके अंदर, अच्छा, अमेंडमेंट करके आप उसको एक्सटेंड करवा लें या उसकी नेचर ऑफ पार्टनरशिप को आप कन्वर्ट करवा लें। ठीक है, अगर ये चीज नहीं हुई है। लेकिन मोस्टली यही होता है कि वो जो प्रोजेक्ट होता क्या है, लेट्स सपोज 3 साल का प्रोजेक्ट है, तो पार्टनरशिप वो 1 साल एक्सटेंड करके या 1.5 साल एक्सटेंड करके ही उसमें मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप उसको अमेंड करके जो है उसको एनहांस भी कर सकते हैं, और आप उसको नेचर भी जो इसकी या क्लॉज में जो अमेंडमेंट है वो आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंश्योरेंस अगर पार्टिसिपेट आज किसी के दरमियान हुआ है and mutual understanding हुआ है and somehow the mutual understanding doesn't go wrong, then the one person wants to close the business and the other person does not want to, तो इसमें क्या होगा? सर इसमें फिर आपके पास लॉ है ना, लेजिस्लेशन, इसीलिए आपके पास लेट्स सपोज अगर दो पार्टनर्स हैं और एक कह रहा है कि जी मैंने बिजनेस में रन करना है, दूसरा कह रहा है कि नहीं करना, तो जिसको नहीं करना उसको आप सबसे पहले यही बताएंगे सर आप फिर इसमें से रिटायर कर दें, आप रिटायर हो जाएं इसमें से, आप यहाँ से रिमूव हो जाए, मैं किसी और पार्टनर को ऐड कर ले, तो जो भी उनका शेयर बनता है वो आप उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं ये बिजनेस ही बंद हो, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो फिर आपको कोर्ट के थ्रू जाके सारी चीजें जो है बतानी पड़ेंगी और सबने पॉइंट्स को बताना पड़ेगा। देखिए जनरली जो है ना, ये ही इसके अंदर क्लॉज की जाती है कि अगर आपको डिसॉल्व करनी है तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही डिसॉल्व होगी। अब लेट्स सपोज 5 पार्टनर हैं, उनमें से 4 कह रहे हैं कि डिसॉल्व करो, एक कह रहा है नहीं करो, तो फिर वो 4 की बात मेजोरिटी की बात मानी जाएगी। ठीक है, अगर 50-50 कहीं पे रेशियो हो रहा है तो फिर उस हिसाब से जो है या तो आपके पास कोर्ट है या फिर आप दोबारा टेबल टॉक करके जो इस चीजों को आप सही कर सकते हैं। राइट। अच्छा जी, ये ड्यूरेशन एट विल एंड स्पेसिफाइड टाइम, ये भी आपको सबको क्लियर है? अच्छा देखिए, ये चीज मेंशन यहाँ पर हुई है, दैट द डेथ ऑफ एनी पार्टनर कैन नॉट डिसॉल्व द फर्म, बिजनेस ऑफ द फर्म शैल बी कंटिन्यूड बाय द सर्वाइविंग पार्टनर। ये चीज यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी हो गई है और लेजिस्लेशन भी आपको बैक करता है कि उसके अंदर परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब आपकी लीगल एयर्स को ऑटोमेटिकली जो है इन केस ऑफ डेथ ट्रांसफर हो जाएगा, बिजनेस आपका वहीं रहेगा। जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की है वो तो आपने 110% इसमें ऐड करनी ही करनी है, और सारी चीजें जो है बाकी उसके अलावा जो अपने हिसाब से चेंज करना चाह रहे हैं यू कैन, बिल्कुल ये सब चीजें आपके साथ शेयर होंगी। नहीं वो उसमें ये गवर्नमेंट वाला कोई वाला मसला नहीं, ये तो आप जब तक हैं तब तक आप करें, कोई मसला नहीं। सर वो एम्प्लॉयमेंट का है ना, ये एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है, ये तो पार्टनर है। उसमें रिटायरमेंट की एज किसको दी हुई है अलॉट की? पार्टनर्स को। वो फिर उनका एक अपना एक उन्होंने जो है बिजनेस में अपने किया हुआ है कि आपने रिटायर कर देना है। लेकिन लॉ ये नहीं कहता कि आपने आफ्टर 60 जो है यहाँ से रिटायर हो जाना है। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपने इसको मेंशन करना है, कभी भी कोई डिस्प्यूट या कोई डिफरेंस होता है तो वो जो है आप उसको आर्बिट्रेटर के पास भी कर सकते हैं या कोर्ट ऑफ लॉ के पास भी जा सकते हैं। एक और फॉर्मेट भी है जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा ताकि आप दोनों को जरा कंपेयर कर लें, और आप अगर गूगल पे जाके लिखेंगे डीट पार्टनरशिप डीट के फॉर्मेट, काफी सारे फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे, तो उसमें भी आप डिफरेंट क्लॉजेज जो है ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अच्छा जी, इस
And this partnership deed has to be on a stamp paper. जी सर, वो मैं आपको वन बाय वन सब बता रहा हूँ सर। अच्छा जी, अलॉन्ग विद द पार्टनरशिप डीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस आपको ये फॉर्म 1 जो है ये भी ड्राफ्ट करना होगा। ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे आप शॉर्ट करके लिख देंगे, राइट। वो जो आपने वहाँ पे स्पेसिफिकली क्लॉज 3 में मेंशन किया है पूरा, वो यहाँ पे करने की जरूरत है। जस्ट आपने यहाँ पे ब्रीफ तक जो है ऑब्जेक्ट अपना बता देना कि आप ये काम करते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपने सिटी और यहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस लिख देना। इसके अलावा अगर कोई ब्रांचेस वगैरह भी हैं, कुछ आपका है, बिजनेस रन हो रहा है, तो आप यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए। तो सेकंड में आपने यहाँ पे कंप्लीट पार्टनर्स की डिटेल मेंशन करनी है, उनका एड्रेस, और जिस जो आपने पार्टनरशिप डेट की डेट जो हमने फर्स्ट पेज पे मेंशन की थी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे पार्टनर्स के सिग्नेचर्स, उनकी कंप्लीट डिटेल्स आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और विटनेस, और ये इसी फॉर्म ए का, फॉर्म 1 का सॉरी, बैक साइड है जो आपने प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे भी आपने पार्टनर्स के सिग्नेचर्स एंड विटनेस के सिग्नेचर, साथ इसकी ये एप्लीकेशन है, जिसे आप ये कह लें कवरिंग लेटर कह लें या रिक्वेस्ट कह लें, जो आपने पेयर पेपर पे प्रिंट करके इनको प्रोवाइड करनी है। अच्छा, एक चीज नोट डाउन कर लें कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की जो फीस है दैट इज 10,000 रुपीज। आज से 1 महीने पहले ये, और जब से ये चीजें इन्फोर्स हुई थी, तो आपकी 100 रुपीज फीस थी, 110 रुपये या 100 रुपये। तो अभी इन्होंने अमेंडमेंट करके इसकी फीस जो है 10,000 रुपये कर दी। और पार्टनरशिप डीड आपने जो उसको प्रिंट करना है स्टैम्प पेपर पे, वो 5,000 रुपीज वाले स्टैम्प पेपर पे आपने प्रिंट करना है। वो भी 1 महीने पहले 2,000 वाले स्टैम्प पेपर पे प्रिंट हुआ था, अब वो जो है 5,000 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे आपने उसको प्रिंट करना है। क्लियर? तो इसको मैं तो ये डिसाइड कौन करता है कि कितना स्टैम्प पेपर की जो वैल्यू है वो सर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि आपने 5,000 वाले स्टैम्प पेपर पे ही ये प्रिंट करना है। इट्स फिक्स्ड। चाहे आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें 10 मिलियन की है या 100 मिलियन की है, जब आप पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाएंगे तो उसकी जो स्टैम्प पेपर वैल्यू होगी वो 5,000 रुपीज की होगी। अच्छा जी, डॉक्यूमेंटेशन में क्या रिक्वायर्ड है? ऑब्वियसली जब आपको डिटेल्स वहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपको सीएनआईसी चाहिए होंगे पार्टनर्स के, उनके सेल नंबर और मोबाइल नंबर। फर्स्ट स्टेप इज कि आपने पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करना है। उसके साथ आपने जो उसका अटैच्ड फॉर्म है, फॉर्म 1, उसको बनाना है। उसके लिए आपको सीएनआईसी की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर की एंड ईमेल एड्रेस की। जब आप ये फर्स्ट स्टेप कर लेंगे तो फिर हम जो है इसका सेकंड स्टेप है जो कि स्टैम्प पेपर कैसे इशू करवाना है, वो हम देखेंगे कि हमने कैसे करना है। बंदों की अलग अलग होगी या कंपनी की अलग से बनेगी? सर सब पार्टनर्स की सेपरेट होगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्टनर्स, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पार्टनर्स के। फॉर्म 1, फॉर्म 1, ये मैं फॉर्मेट आपको भेज दूंगा। the email address is important. यस सर, इट इज इम्पोर्टेंट। It is a must. एग्जैक्टली। क्लियर? अच्छा जी, अब आपने स्टैम्प पेपर जो है वो कैसे इशू करवाना है, उसके लिए नोट डाउन कर लें कि आपने
estamps.gos.pk। ये स्लाइड्स में वैसे मेंशन भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ई स्टैम्प्स, ये देखिए, नजर आ रहा है आप लोग को? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को ये स्क्रीन नजर आ रही है? तो ये कह रहे हैं कि जी इनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही भाई। आप बताइएगा मुझे। चलिए, राइट। अब स्टैम्प पेपर के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, आपने यहां पर क्लिक करना है चालान फॉर्म 32A पे। एग्री? अब आपने यहाँ पे इसकी फीडिंग करनी है। कराची में आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप जी स्टैम्प पेपर टाइप नॉन जुडिशियल पे आपने करना है। अच्छा, आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। यहाँ पे डिफरेंट जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो क्या आपने देखना है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड कौन सा है। अगर मैं इसको यहाँ पे फाइंड करूं, ये देखें 24A पार्टनरशिप के लिए आ रहा है, और उसकी अमाउंट कितनी है? 5000 रुपीज। क्लियर? यहाँ से आपने इसको चेक कर लेना है। यहाँ पे आपने आगे इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है 24A। पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। अच्छा जी, चलान अमाउंट पेड बाय फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी, आप इसको फर्स्ट कर दें, सेकंड कर दें, नॉट एन इशू। स्टैम्प पेपर टाइप में आपने नॉन जुडिशियल सेलेक्ट करना है। अगर आप कोर्ट में कोई केस करते हैं तो फिर उसके लिए जुडिशियल स्टैम्प पेपर चाहिए होगा। अभी तो कोर्ट में नहीं कह रहे, आप तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं पार्टनरशिप की, उसके लिए आप नॉन जुडिशियल करेंगे, राइट। 24A। अच्छा जी, एप्लीकेंट कौन है? आप यहाँ पे पार्टनर का भी नाम डाल सकते हैं, या एज एन एडवाइजर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें अपना इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट कर देता हूँ। क्लियर? अच्छा, अब आपने यहाँ पे पार्टनर्स की जो है डिटेल को मेंशन करना है। चालान बनाने के लिए ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर्स की ही डिटेल आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के 20 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो आपने 20 की 20 की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट करनी। सिस्टम आपको अलाउ ही कम मैक्सिमम जो 2 की करेगा। अच्छा जी, वो आप पूछ रहे जी आपके जो पार्टनर है वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, या फॉरेनर है? सर आपका क्वेश्चन जो था क्लियर? जी इंडिविजुअल है।
यहाँ पर आपने कंप्लीट एड्रेस करना है, यूज दिस फर्स्ट पार्ट इन द फॉर्म। ऐड जैसे आपने बताया कि एप्लीकेंट नेम का उसमें भी डाल सकते हैं, किसी की बजा रहे हैं यहाँ पे लोग इस वाली विंडो के अंदर है पार्टी के अंदर तो लीगल डालेंगे ना। मैं पार्टी में देखे आपने पार्टनर्स के नाम डाल दें, ठीक है, जो पार्टनर्स होंगे। एप्लीकेंट में एज एन एडवाइजर आप अपना नाम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अगर पार्टनर दो से ज्यादा भी है तब भी कोई मसला नहीं है, आपने उनमें से किसी दो का जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुटअप कर देनी है। अच्छा जी, सेकंड इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी यहाँ से वॉलंटियर कर ले, नाम बता दे आप कोई भी। मोहम्मद अली, सीनासी बताइएगा। हयात, आपको भी लगता नहीं। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया कि आपने फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अच्छा जी, इसमें आ रहा है अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। बेसिकली पार्टनरशिप में अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन का तो ऐसा कोई लेना देना है। जब आप ऑब्वियसली किसी सेल का या कोई एग्रीमेंट बना रहे होते हैं तो उसमें आप यहाँ पे ड्यूटी की कैलकुलेशन के लिए अमाउंट लिखते हैं कंसिडरेशन की। आप यहाँ पे रिकमेंडेशन मेरी ये है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, वो आप यहाँ पे शो कर दो। लेट्स सपोज आपने 10 लाख से कैपिटल स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। इससे देखें चालान की अमाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप का जो चालान अमाउंट है, स्टैम्प पेपर का जो अमाउंट है, दैट इज 5,000 रुपीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल या कंसिडरेशन। हाँ, अगर कोई आप सेल डीड के लिए कुछ कर रहे होते तो किसी प्रॉपर्टी के लिए, लैंड के लिए, तो फिर यहाँ पे जो है जब आप कंसिडरेशन डालते और उसमें जब आप कैलकुलेट करते तो वो आपका डिफरेंट जो है स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होगी। जी जी, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो फिर आप एक अंदाजे से कर दें, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे लमसम पूछ लें आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, तो वो बोलेंगे 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, आप यहाँ पे मेंशन कर। इससे पार्टनरशिप पे या चालान पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को जो है कम्प्लीटली देखेंगे। आपने स्टैम्प पेपर टाइप चेक करना है, सबसे पहली चीज। ये ना आप गलत निकलवा के लें स्टैम्प पेपर। अमाउंट चेक करनी है, ये आपने जरूर चेक करना है। 24A, पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एप्लीकेंट डिटेल्स और पार्टनर्स की डिटेल्स, राइट। इसको आपने सेव कर लेना है। इस चालान नंबर को, इसको प्रिंट करने से पहले इसको नोट कर लीजिएगा और इसको आप प्रिंट भी कर लीजिए। ये आपके पास चालान आ गया 5,000 रुपये का। इसमें देख लें एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, और ये फर्स्ट पार्टी जो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया वो 24A, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंसिडरेशन। और ये सेकंड पार्टी जो आपका नाम हमने लिखा है यहाँ पे, अमाउंट आपके पास 5,000 की आ गई। अब ये आपने प्रिंट लेना है, और प्रिंट लेके सुबह 9 बजे फिक्स आपने नेशनल बैंक चले जाना है, और शाम 5 बजे तक आप लाइन में खड़े रहेंगे, कोई 2 दिन के लिए। तो बीच में लंच ब्रेक उनका 2 आ जाएगा, फिर 4 से 5 बार सिस्टम उनके करप्ट हो जाएंगे, सिस्टम नहीं चल रहे क्योंकि बंदा बीमार हो जाएगा। ऑनलाइन सर यहीं तक है, इसके बाद आपको नेशनल बैंक में हाजिरी देनी ही देनी है। वहां पे आपको माथा टेकना है, उसके बाद ही आपका काम होगा, और में नहीं होगा। नेशनल बैंक ही हो जाता है ये, सिम बैंक में भी आप इसको कर सकते हैं, मसला नहीं है। तो नेशनल बैंक में आपने जाके इसको जमा करवाना है, और वहां से आपने स्टैम्प पेपर इशू करवा लेना है। ये बैंक से इशू होगा एग्जाम में सर बैंक वाले देंगे आपको, बैंक बैंक ही देगा।
जो रोटी के जो बैठे होते हैं सर वहां से आप जो है आपको 500 रुपए से लेके उसके ऊपर जितनी भी वैल्यूएशन का स्टैम्प पेपर है वो नहीं मिलेगा। आपको 100 वाले मिल जाएंगे, 200 वाले मिल जाएंगे, वो भी बैक डेट के मिल जाएंगे। लेकिन 1 जुलाई 2022 से ये लॉ आ गया था कि अब आपने जो भी करना है वो ई स्टैम्प पेपर लेना है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कोई काम करना है, ऐसी कोई आपने कुछ करना है कि बैक डेट में आप करने जा रहे हैं, तो आप वहां से 100-200 वाला वो आपको बैक डेट में हो सकता है 5,000-2,000 वाला भी मिल जाए। लेकिन अभी आप करंट डेट में करेंगे तो ये इसका ड्यू प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है और आपने इसको सारी चीजों को करना है। करंट डेट के क्या? करंट डेट में नहीं मिल रहे सर, कहाँ मिल रहे? लाए मुझे भी ला के दें यार, थक गया हूं मैं तो यार, मैसेज देंगे। वो आपके बताओ उसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है फिर इसके लिए। आप लगाओ, आप जाओ, आपने रजिस्टर करवा लिया, हो सकता है कर भी दे वो रजिस्टर्ड। आप बैंक जाके अकाउंट ओपन करवा के दिखा देंगे, बैंक ऑब्जेक्शन लगा दे कि ई स्टैम्प पेपर ही नहीं है, क्योंकि बैंक जी वेरिफिकेशन में दूसरा ई स्टैम्प पेपर चाहिए ना उनको, क्यूआर कोड भी है इसके ऊपर। और वो बैंक वालों को आपको पता है उनका सबसे बड़ा मसला है कि उनको स्टेट बैंक से एक लिस्ट संभाली जाती है, वो उसी पे ही रहते हैं, वो उससे आगे पीछे देखते ही नहीं है। बोलेंगे ये चीज नहीं है तो बस नहीं है, और ये चीज है भी गलत। एग्जैक्टली सर, जब भी कोई सिस्टम जनरेट करेगा तो क्यूआर कोड जो है वो डिफरेंटली जनरेट होगा ऑब्वियसली सर। तो यहाँ किसी ने लिखे जी 5,000 पर 5,000 रख दें जल्दी हो जाएगा, नहीं सर 1 0 कम कर दें। तो ये नहीं, ये डिफरेंट नहीं, मेरे ख्याल में आपका जो है ना ये मसला नहीं, ये आप कर सकते हैं। प्रिंटेड ऑन अनपेड चलान इज वैलिड टिल ये लिखा हुआ एक्सपायरी 19। ठीक है, 9 दिन की आपको जो है वैलिडिटी मिल चुकी है। ये क्लियर है सबको कि चालान कैसे जनरेट करना है? चलिए जी आगे चलो। इसकी में सर एक सवाल था। जी जी पूछें। सर ये जो इनकी पार्टनरशिप पुरानी चलती हुई आ रही है, तो वो अगर उनके बाद या तो अगर पुराना जो स्टैम्प पेपर है पुराना उस पे काम करेंगे, वरना अदरवाइज अब जब मैंने वो अगर रिन्यू पुरानी करेंगे। की पार्टनरशिप डीड है और अगर आप उसको की अमेंडमेंट करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको यही 5,000 रुपए वाला ही स्टैम्प पेपर प्रिंट यहाँ से करना पड़ेगा, उसका मसला नहीं है। ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। अब आपको पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाने के लिए उन्होंने एक डेडिकेटेड पोर्टल जो है वो दे दिया, हर प्रोविंस का जो है डिफरेंट है। और आपने जो है जिस भी प्रोविंस में आप हैं, अभी तो हम सिंध को डिस्कस करेंगे, तो आपने उसमें साइन अप करके अपनी डीड को जो है कंप्लीट वहां पे फिलअप करना है और उसको सबमिट करना है। जी ऑनलाइन है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल है पोर्टल, उसका URL है business.sind.gov.pk। वॉइस बहुत कम आ रही है। अब आप बताइएगा आवाज सही आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म। जी सारों को क्लियर है? आप अपना प्लीज चेक कर लें स्पीकर या पीसी में कोई इशू तो नहीं है, प्लीज क्लियर कर लें। ठीक है जी, ये आपके पास जो है इनका डेडिकेटेड पोर्टल है जहाँ पे आपने पार्टनरशिप को जो है रजिस्टर करवाना है। उसके लिए आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स होना बहुत जरूरी है, आईडी एंड पासवर्ड। उसके लिए आपने इसको
रजिस्टर करवाना है। अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कोड जाएंगे, वो कोड यहाँ पे पुटअप करके आपका जो है पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे या आपको ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। जरा सिंपल हेल्प पोर्टल पे जब आप जाते हैं, जी 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 सर बिल्कुल। ठीक है, अगर आप एडवाइजर हैं, जैसे अभी मैं अपना लॉगिन आईडी जब लॉगिन करूंगा तो आप देखेंगे वहाँ पे मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसकी वहाँ पे डाटा आ रहा होगा। अगर तो आप अपने लिए रजिस्टर कर रहे हैं खुद ही तो वन टाइम आपके लिए ही है, और आप इसको सेव करके रख लेंगे। अगर आप एज एन एडवाइजर एज ए कंसल्टेंट कर रहे हैं तो आप अपना कोई एक आईडी पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लें और उसमें अपने जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो है उनकी फीडिंग करके सबमिट कर दिया करें। तो आपको हर किसी का सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो एक ही आईडी से आप अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के जो डाटा को है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपको समझ में आ गई कहानी आपने कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है। आपने जस्ट मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस को मेंशन करना है, आपके पास कोड आ जाएंगे और आपने उसको उस हिसाब से फिर सेव कर लेना है। अच्छा, यूजर नेम हमेशा आपकी ईमेल एड्रेस रहेगी जो आप वहां पे पुटअप करेंगे, राइट? और पासवर्ड वही होगा जो आपने वहां पे उसको सेट किया होगा। अच्छा, ये इसका डैशबोर्ड है, ये आप देख लें टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी है, 23 सबमिट कितनी हुई है, सर्टिफिकेट इशू हो गए 23 है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। रजिस्टर अ न्यू पार्टनरशिप फॉर्म एओपी एंड नेक्स्ट, ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा ऐसे। इसके टोटल 7 टैब्स हैं। सब में आपने फीडिंग के लिए देखें, मेजर जो फीडिंग है वो बिजनेस 1 एंड 2 में होगी टैब में। आपको समझ में आ गया? न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, एओपी सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी ओपन की हुई एक एप्लीकेशन आ जी, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि चालान कैसे जनरेट होता है। अच्छा जी, ये मैंने बिजनेस नेम्स में सेलेक्ट कर लिया। आपने बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर दिया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है या इंडस्ट्रियल। कमर्शियल में वही जो आप अगर ट्रेडिंग या गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करें या गुड्स सेल आउट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल में आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, राइट? तो आप उसको यहाँ पे कर लेंगे। आपने बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करना है कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉरी, नहीं, एक ही होगा, कोई कोई एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल वो रिटेल का मैन्युफैक्चरर भी है तो उसका क्या होगा? सर इसमें आप फिर उसको कमर्शियल पे ले जाए, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग पे ले जाइएगा, इंडस्ट्रियल पे ले जाइएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो वो कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो है कमर्शियल में जस्ट सेल आ रही होगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑब्वियसली ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और आगे सेल भी किया जा रहा होता है, तो आप फिर उसको यही करेंगे आप, राइट? और कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है कि कुछ कमर्शियल इंपोर्टर्स होते हैं जो इंपोर्ट करवाते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं है बेसिकली, उसमें भी आप जो है कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ही करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का जो भी केस है वो आपने इंडस्ट्रियल ही करना है। आपने बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करना है, ये मैंने यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंसी सेलेक्ट किया हुआ था, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवल कर लें तो आपके पास ये ट्रैवल का आ जाएगा। अगर मैं इसको रेस्टोरेंट करना चाहूँ, मेरे पास रेस्टोरेंट की भी आ जाएगी। तो कोई भी अगर आपका बिजनेस है जो आप करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे एज अ बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। नहीं सर, अभी आप फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्पस आपने यही करना, यही करना। चलो आपकी इस बात को कंफर्म भी कर लेते हैं रुको। इसके साथ साथ जी हम करते हैं ट्रैवल का काम।
चेक किया हुआ इसमें ट्रैवल आ रहा है, कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे शो होगी, राइट। अच्छा जी, आपने कंप्लीट अपना ऑफिस का या जो भी आपका फैक्ट्री है या कोई भी बिजनेस प्रेमिसेस है आपकी, आपने यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी। अच्छा जी, फाइनल एड्रेस एज टू बी डिस्प्लेड ऑन द सर्टिफिकेट, जब आपको सर्टिफिकेट इशू हो तो उस पर कौन सा एड्रेस आपका मेंशन हो, आपने यहाँ पे कंप्लीट जो है उसको मेंशन कर देना है। ये प्लेस आपकी जी टेनेंट है, आप ओनर है, क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ऑफिस की प्रेमिसेस की टाइप क्या है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, क्या है, वो सब आपने यहाँ पे इसको देखना है, ये देखना है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, एजुकेशन प्रॉपर्टी, हेल्थ प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल, नेचुरल, हमने इसके पर्पज के लिए कमर्शियल किया हुआ है। ऑफिस टाइप के आपका ऑफिस है, ये देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट अवेलेबल, हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है, हॉल है, लॉन है, क्या है, कॉलेज है, सब आपने यहाँ पे इसको देख के अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। अच्छा तो ये ऑप्शनल है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इट्स अप टू यू। लैंडलाइन नंबर एंड फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट यूआरएल, ये भी आपने देख लेना, अगर आप करना चाहते हैं तो बिजनेस का यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दें, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, वही जो हमने बात की थी, एट विल है या स्पेसिफिक पीरियड है, तो आपने इस पे अगर एट विल है तो एट विल कर देना है, ये वहां पे जाके होगा। अच्छा, अगर यहाँ मैं इसको स्पेसिफिक पीरियड करूंगा तो वहां से पीरियड मांग लेगा कि कितने पीरियड तक आपने इसको मेंशन किया, राइट। आपने डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट उसकी मेंशन करनी है जो आपकी डीड पे होगी, फर्स्ट जो हमारा पहली ही लाइन है डीड की, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी। देखिए ये ऑप्शनल है, मैं अभी आपको इसमें कभी भी ना रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको एक साथ ही सारा प्रोसेस करें। पार्टनरशिप के साथ ही आप सेल्स टैक्स का जो प्रोसेस है वो बड़ा इजी है, तो आप ऑटोमेटिकली जाके इसको कर सकते हो, इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल्स टैक्स नंबर आपका अगर ऑलरेडी है, अब करना चाह रहे हैं तो आप ये मेंशन कर दें, अदरवाइज ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड पेज पे हमारे पास पार्टनर्स की डिटेल है जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है पुटअप कर दी थी। मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टनर की क्या क्या डिटेल्स थी। एडल्ट पार्टनर या माइनर, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा जी, पार्टनर एडल्ट ही होंगे, मेजर ही होगा, माइनर कैसे होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 30 है वो आपको बताता है कि जी माइनर को अगर आप पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए एटलीस्ट 2 पार्टनर्स फर्म में होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एजेंट पार्टनर है, मेजर पार्टनर है और एक माइनर है तो पार्टनरशिप नहीं रजिस्टर होगी, राइट। 2 पार्टनर्स एटलीस्ट मेजर होंगे और फिर जो आपका माइनर पार्टनर है वो आपका उसमें ऐड कर सकते हैं आप। लेकिन उसके अंदर एक एक्सेप्शन ये दी हुई है माइनर को कि जो उनके पर्सनल एसेट्स हैं वो सेफ हैं माइनर के, मेजर जो पार्टनर्स हैं उनके नहीं होंगे। माइनर के जो एसेट्स हैं वो सेफ होंगे और वो जो है बिल्कुल आ सकते हैं, जो अपना प्रॉफिट एंड शेयर है उनका वो वैसे ही लेंगे जैसे डिफरेंट पार्टनर्स ले रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जिस दिन वो 18 ईयर्स ऑफ एज में पहुंच जाएंगे उसके विद इन 6 मंथ उन्होंने जो है एक पब्लिक नोटिस देना है और बताना है कि जी हम इस फॉर्म में पार्टनर है, और वो सारी चीजें उन्होंने, एक प्रोसेस होता है उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर लेना, राइट। तो बिल्कुल जो माइनर है वो आपके पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर आ सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने एडल्ट सेलेक्ट किया। अच्छा देखिए, इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस और भी हैं। फॉरेन पार्टनरशिप है तो आप उसकी भी डिटेल मेंशन कर सकते हैं, लोकल पार्टनरशिप है आप उसकी भी कर सकते हैं, लोकल कंपनी है अगर या फॉरेन कंपनी आप उसकी भी जो है डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी हमने एडल्ट पार्टनर की है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुटअप करी है, इसमें कुछ ऐसा मसला नहीं है। नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, सीएनआईसी नंबर है, इशू डेट है, एक्सपायरी डेट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म है, ईमेल एड्रेस है, रिलीजन है। और यहाँ पे पूछते जी आज तो प्रिंसिपल ऑफिसर, जो भी आपका प्रिंसिपल ऑफिसर या मैनेजिंग पार्टनर होगा आप उस पर इसको यस कर देंगे। सेम वही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका
पर्सनल रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपने यहाँ मेंशन करनी है। ये बड़ी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो हर फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो आपने फिलअप करनी है जी। सर ये 1932 के तहत ही हो रहा सर ये, बिल्कुल। जो 17 वाला है उसका तो प्रोसेस ही सेपरेट है, वो तो उसका तो एसएससीपी से है। ये तो आप यहाँ पे जो फॉर्म रजिस्टर करवाते हैं ये रजिस्ट्रार के बाद रजिस्टर्ड होती है, जो कि यहाँ पे ऑफिस आपका जैना मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट है, स्टेट लाइफ बिल्डिंग, सेकंड फ्लोर, ठीक है, वहां पे रजिस्टर होता है। और एसएससीपी आपको पता है, स्टेट लाइफ बिल्डिंग आई चंडीगढ़ रोड, एसबीएल के बिल्कुल सामने। तो रेगुलेटर्स ही डिफरेंट है ना, और वो फेडरल लेवल पे उसको रेगुलेट कर रहे हैं, ये आपका जो है प्रोविंशियल लेवल पे हो रही है। अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म आपने कराची में की है, तो अगर आप लाहौर में करना चाह रहे हैं तो आपको सेपरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। So different partners sit in different areas. बिल्कुल हो सकते हैं सर। Different provinces. So सर डिफरेंट प्रोविंसेस क्या, बल्कि फॉरेन पार्टनर भी हो सकता है सर। यहाँ पर ये देखिए मेंशन है फॉरेन पार्टनरशिप, अगर कोई फॉरेन पार्टनर है इसमें फॉर्म में तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला टैब सबको क्लियर है, और आपने यहाँ पे सीएनएससी की फ्रंट एंड बैक जो है वो ऐड कर देना है, यहाँ पे अटैच कर देनी है जेपीजी की फाइल। इसी तरीके से आपने सेकंड पार्टनर की डिटेल्स ऐड करनी है, वहीं पे ऑप्शन है, आप उनकी भी इसी तरीके से जितने भी पार्टनर्स होंगे वो वन बाय वन यहाँ पे आप ऐड करते चले जाएंगे। क्लियर। अच्छा जी, अगर आपका कोई ब्रांच ऑफिस है, मैं यहाँ पे नो कर दिया था, थोड़ा सा सिंपलिसिटी रहे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप इसको यस करेंगे, यहाँ पर ये भी नहीं कर रहा है, अगर आप यस करेंगे तो उसमें आपसे सिर्फ ब्रांच का जो एड्रेस है वो आपसे मांग लेंगे, जी ब्रांच का एड्रेस क्या आपका, वो आपने मेंशन कर दिया। जी बिल्कुल हो जाएगा सर, मसला नहीं। अच्छा जी, किसी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जी काशिफ साहब थोड़ा वेट करना है, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा वेट करने प्लीज। सेलेक्ट हो नहीं रहा है, अच्छा जी अब होगा। अच्छा, ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में इन्होंने क्या किया है कि जैसे अगर आपने सेसी से या ईओबीआई से अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप एक साथ करवा सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको यस करता हूँ तो ये देखें, अगर आपने लेबर से करवानी है, एक्साइज से करवानी है, और ये एसएससी से अगर आपने करवानी है, अब यहाँ पे भी एक साथ ही जो है इसको प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस पर चेक करेंगे तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप इसमें मेंशन करके आगे चल सकते हैं। अभी हम इसको नो करेंगे और हम इसको आगे चलते हैं लेके। अच्छा जी, ये अब आपका जो है कंप्लीट जो है प्रोफाइल की अपडेट आ गई है। आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म एट फिल। अगर यहाँ को हम स्पेसिफाइड टाइम के लिए कर देते तो यहाँ पे डेट आ जाती और स्पेसिफाइड लिखा हुआ होता। पार्टनर्स की डिटेल, ये आपने कंप्लीट इसको अच्छे तरीके से जो है गो थ्रू करना है सबमिट करने से पहले। क्लियर। ठीक है जी, यहां तक जब आपने कर लिया तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा दैट इज कहेगा आप पार्टनरशिप डीड को अपलोड करें, जो आप ऑलरेडी 5,000 वाले स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कर चुके होंगे, उसको आपने नोटराइज करा लिया होगा, नोटराइज कराना जरूरी है। और जो एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म 1 जो मैंने अभी आपको बताया था, वो भी आप नोटराइज करवा के साइन करवा के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्लियर। जब आप यहाँ पे इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये टैब आ जाएगा, और यहाँ पे देखें अमाउंट लिखी हुई है 10,000 रुपये।
और ये चालान जो है आप यहाँ से प्रिंट करेंगे तो आपके पास चालान प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको PSID SMS के थ्रू आ जाए तो आप ये करें, लेकिन रिकमेंडेड प्रिंट चालान ही है। चालान आप देख लें ये कैसा है, कि आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाना है। कि पूरी आपके जो आपने अभी फीडिंग की है वहां पे उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस पे जो आ जाएगी। आपने सिग्नेचर करने, अच्छा ये फॉर बैंक यूज है, इसमें तो आप छोड़ दें, उसमें आपने जस्ट इसको प्रिंट करना है और दोबारा से नेशनल बैंक आपने चले जाना है, पूरा दिन लाइन में लग जाएगा। एक्सपायरी डेट है। बिल्कुल होगी सर, इसकी देख लेते हैं। मेरे ख्याल में नहीं है, इसकी नहीं है सर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म है अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी, ये आपने प्रिंट करना है और इसको आपने जाके जमा करवा देना है नेशनल बैंक में। यहां तक सबको क्लियर है कहानी? जब आप ये कर देंगे तो यहाँ पे जो स्टेटस है ये अनपेड से पेड हो जाएगा। आप सॉरी, ये ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्म 1 की जो आपने वहाँ पे अभी फिल किया फॉर्म 1 एप्लीकेशन के साथ, उसकी यहाँ पे डेट डालेंगे। यहाँ पे बेसिकली वही डेट आती है जो डेट पार्टनरशिप की होती है। वहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, इसको डिक्लेरेशन को चेक करेंगे और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको सबमिट कर देंगे। यहाँ तक आपका काम खत्म। 10,000 आपने सर यहाँ देने हैं और 5,000 रुपये सर आपने वहाँ फीस करनी है, और बाकी आपने जो है फीस वहाँ भी देनी है। तो देखें, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। वहाँ भी आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बगैर इन चीज़ों के काम नहीं होते। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ये चीज़ भी देखनी है। और सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सबमिट कर लेना है और आपकी डीड की आपने कॉपी करवानी है। कॉपी करवा के जितने भी फॉर्म्स आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं उसको जो कॉपी करवानी है, नोटराइज करवा के ओरिजिनल, वो आपने बाय हैंड इनके ऑफिस में जाके इनको बता देना है कि हमने ये सबमिट कर दिए। अदरवाइज 100 साल गुजर जाएंगे, कोई जवाब नहीं देगा। रीजन मैंने आपको बता दी। Why have they made life so difficult, government? सर हम तो खुद सदाए हैं, हम आपको इस बात का क्या जवाब दें? इसको टीज ऑफ टीज ऑफ कर दें, वो ज्यादा सही है। ठीक है, अभी तो ये फिर बेहतर है, वरना तो आप डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर लगा लगे कि तक जा दो। अभी तो चले इतना है कि 90% आप काम उनको करके दे देते कि आपने सबमिट कर दी, सारी चीजें कर दी, आप बस आप जाएं, फॉलो करें, दैट्स इट। 5,10,000 तो सर अब वो तो अभी भी आपको पता है, कल मैंने सर 200 वाले स्टैम्प पेपर किसी से चाहिए थे पर्पस के लिए, और तकरीबन कोई 80-90 चाहिए थे। वो उन्होंने जो मुझे 250 रुपीज के हिसाब से दी। तो वो तो जाहिर बात है, वो वेंडर्स जो है वो तो ऐसे ही देंगे आपको, उसमें तो नहीं मिलेगा। बहरहाल अभी अगर नेशनल बैंक से लेंगे तो आपको 5,000 का स्टैम्प पेपर 5,000 नहीं मिलेगा। शर्त ये है कि आपने पूरे दिन वहां पे खड़े होना है। तो अगर आपने ये कंडीशन मीट करी है तो फिर आप ये कर लेंगे। बाकी आपने इसको जो है प्रिंट लेके इसकी एक साथ जो है आपने वहां पे ऑफिस में जमा करवा देना है और फिर आपने इसको फॉलो करते रहना है। ये जैनब मार्केट के बिल्कुल सामने स्टेट लाइफ बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर पे वहां पे रजिस्ट्रार ऑफिस। जितना जल्दी फॉलो अप करें उतना जल्दी आपको मिल जाएगी। वैसे जो है ना 3 से 4 दिन में मिल जाती है, अगर आपका फॉलो अप अच्छा है तो। समझ रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपका फॉलो अप अच्छा है तो फिर आपका 3 से 4 दिन में काम इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। नॉर्मली इसको कितना टाइम मिलना लगा चाहिए? सर बता दिया मैंने आपको, 3 से 4 दिन। इसका नॉर्मल हाँ, एक दिन में भी हुआ, मैंने भी करवाया, एक दिन में करवाया। देखिए जब आपका कंटिन्यूसली बेसिस पे वहाँ आना जाना हो जाएगा ना, तो फिर आपके काम 1 से 2 दिन में भी हो जाएंगे।
फिर तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं, आप अपने ऑफिस से बंदा भेज दें, वो जाके जमा कराएगा, उसको फोन कर दें आप, काम आपका होगा और आपके पास आ जाएगा। वो तो एक्चुअली आपको पता है सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो यही कहते हैं आप। लेकिन आप अगर यहाँ पे सीखने के लिए हैं तो आप ये सारी चीजें खुद करें, एंड देन आप जो इसको आगे फॉरवर्ड करवाएंगे। ठीक है जी। तो आपने जो है वहां पे जाके फॉलो करना है, उसके बाद जब आपका ये काम हो जाएगा कंप्लीट सब, तो वो जो है आपको ईमेल आएगी कंफर्मेशन की। ठीक है। उस ईमेल के बेसिस पे फिर आप अपना ये पोर्टल भी चेक करते रहेंगे। आप यहाँ पे आएंगे, चेक करेंगे जी, देखेंगे जी ये मेरी पार्टनरशिप डीड जो है ये रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है। तो सॉरी, माई सर्टिफिकेट्स में आप जाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ये पे अपडेट हो चुका होगा, जो भी आपकी अगर उन्होंने एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया डीड को, तब आप इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है जी। और इसको जो है आप अपने बिजनेस प्रेमिसेस में हैंग कर देंगे, अपने पास रख लेंगे। ये इसका सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करने का। सर वो मैं आपको भेज दूंगा, उसका नहीं है। वो जब आप ये प्रिंट देखे ना यहाँ पे, वो तो देखे मैंने अपने पास बनाया हुआ है कि मुझे बार बार ना करना पड़े, हम एक साथ ही चीजें कर लेते हैं। ये देखें, इसको एक बार ये होगा, इससे अमेंडमेंट जब करेंगे तो वी कैन डू द अमेंडमेंट फ्रॉम हियर, फ्रॉम नहीं सर वो आपको मैनुअली फॉलो करना पड़ेगा। सर फॉर्म 1 आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। या आपके पास ऑटोमेटिकली भी फॉर्म 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप सिग्नेचर कराएंगे, जो ऑथराइज या मैनेजिंग पार्टनर होगा, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के साइन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 पार्टनर्स ऐड किए थे। और आप इसको भी जो है, जो मैंने फॉर्मेट दिया वो भी कर सकते हैं, सेम वही चीज़ है। और आप यहाँ से भी इसको प्रिंट करके साइन करवा के उनको सबमिट कर सकते हैं अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। नहीं सर यहाँ पे सब पार्टनर रहेंगे। अगर आप वहाँ पे अपने सिस्टम में जाके जितने भी पार्टनर्स ऐड करते जाएंगे, वहाँ से जितने भी ऐड करते जाएंगे, यहाँ से भी सब ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। 3 4 5 जितने भी होंगे सब यहाँ ऐड होते जाएंगे। अब सबके सिग्नेचर्स करवाएंगे, एंड देन आप उसको जो है प्रैक्टिस करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप आज जाके यहाँ पे लॉगिन आईडी अपना बनाइए, और जस्ट उसको जो है देखने के लिए कि कैसी चीज़ें हो रही हैं, आप उसको प्रैक्टिकली जो है अप्लाई करें और देखिए कि उसका इम्पैक्ट क्या है। तो फिर आपको बेहतर तरीके से आप इस चीज़ को देख सकेंगे कि क्या आपने और कैसे ये चीज़ों को लेके चलते हैं। अच्छा जी, वही फॉलो अप इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा 10 मिनट और ले लेते हैं क्लास। ठीक है, 15 मिनट, ताकि ये आज ही क्लियर हो जाए हमारी सारी चीज। अच्छा जी, अब आपने जो है रजिस्टर कर दी है पार्टनरशिप डीड, राइट। और अब क्या सिनेरियो है कि आपने हो सकता है उसको जो है पार्टनरशिप में कुछ अमेंडमेंट करवानी है, पार्टनर चेंज करवाने हैं, चेंज ऑफ एड्रेस करवाना है, या फिर आपने जो है कोई भी डिफरेंट जो आपका कोई मटेरियल चेंज है वो आपने इसमें करवाना है, या किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है उसको जो है वहां से जो है अमेंडमेंट उसकी करवानी है, तो वो हम देखेंगे कि हमने कैसे करनी है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है आपने ये पोर्टल यूज करना है,
और अमेंडमेंट के लिए आपने इस पोर्टल को बुला देना, क्योंकि अब आपका जो भी काम होगा वो सब आपने मैन्युअली ही फाइल करके वहां पे डिपार्टमेंट में जमा करवाना, राइट। तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिकली हमारे पास तो नहीं आएगा फिर। नहीं, वो फिर आपको वो मैन्युअली एक सर्टिफिकेट देंगे अच्छा, जो मैन्युअली साइन स्टैम्प होगा। अच्छा, उसी के लिए सेम वही प्रोसेस, जो भी अगर आपने अमेंडमेंट करनी है उसके लिए आपने अमेंडेड डीड जो है वो ड्राफ्ट करनी है। सेम वही फॉर्मेट होगा अमेंडेड डीड का। पार्टनर्स, ये अमेंडमेंट की डेट क्या है, पार्टनर्स की डिटेल, वही उनका बिजनेस जो एक्टिविटी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। वो आप अपनी जो इनिशियल पार्टनरशिप होगी उससे आप देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। ये आपके जो है अमेंडमेंट के क्लॉज यहाँ पर। चेंज इन द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस, अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे आप अपना न्यू लोकेशन जो है मेंशन कर देंगे, राइट। अगर आपने कोई पार्टनर को इंडक्ट करना है न्यू फर्म में, उसके लिए आपके पास ये क्लॉज आ जाएगा, राइट। अगर आपने किसी पार्टनर को रिटायर करना है फर्म से तो उसका ये क्लॉज आ जाएगी। तो आपके तीनों काम, अब आपने अपने हिसाब से क्लॉज को जो है रिमूव कर देना है, ये ऐड कर लेना एक ही अमेंडमेंट डीड में, ये सारे काम आपके हो जाएंगे। सर विंडो अभी तक चेंज हुई है, वो फर्स्ट वाली विंडो ही चली है, लॉगिन वाली, काइंडली चेक कर लीजिएगा। चेंज नहीं हुई है। अच्छा जी, अब नजर आ रही है आपको स्क्रीन? जी सर, अब नजर आ रही है। अच्छा, ये काइंडली इसको दोबारा थोड़ा सा अमेंडेड डीड देख- का जो है फॉर्मेट है, सेम वही फॉर्मेट है जो आपका इनिशियल पार्टनरशिप का था। यहाँ पे अमेंडमेंट की डेट, पार्टनर्स की डिटेल्स फर्स्ट पेज पे, और सेकंड पे आपका जो प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अब अगर आपने कोई अमेंडमेंट करवानी है विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एड्रेस तो आपने ये क्लॉज एंटर कर देनी है। अगर आपका कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है फर्म में तो आपने ये क्लॉज जो ऐड करनी है। और अगर आपने किसी पार्टनर को रिटायर करना है तो उनकी जगह यहाँ पर ये आप कर देंगे। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि एक पार्टनर जा रहा होता है, एक पार्टनर आ रहा होता है, तो उसमें फिर ये दोनों क्लॉजेज आ जाती है। एक एंड पे जो है रिटायरमेंट हो रही है, फिर एक एंड पे इंडक्शन हो रही है। बाकी देखिए लिखा है वेयर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड डेटेड, फर्स्ट पार्टनरशिप डीड की जो डेट होगी आर रिमेन द सेम एक्सेप्ट क्लॉज नंबर 3 विच हैज बीन चेंज। अच्छा जी, क्लॉज नंबर 3 क्या आती है हमारे पास, वो हो सकता है आपकी डीड में क्लॉज नंबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो उनकी पार्टनरशिप परसेंटेज पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा। अगर 2 थे अब 3 हो गए, वो जो उन्होंने डिसाइड किया है वो आपने उस हिसाब से यहाँ पे लिख देना। जी बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके साथ शेयर। क्लियर? उसी तरीके से आपने इसको साइन करवाना है, विटनेस करवाना है, और आपने नोटराइज करवा लेना। जी, बिजनेस नेम भी हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। चेंज ऑफ बिजनेस नेम बिल्कुल हो सकता है, तो आप इसके हिसाब से जो डीड है क्लॉज है वो आप ऐड कर सकते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। सर आप उनको इसी तरीके से तो बताएंगे अमेंडमेंट डीड बना के कि हमने चेंज कर दिया है। क्लियर? अब जैसे हमने फॉर्म 1 किया था अपडेट इसके साथ, इसी तरीके से हमने इसके साथ फॉर्म 5 अपडेट करना है। किसके लिए? कि जो नए पार्टनर्स इंडक्ट हो रहे हैं या पुराने रिटायर हो रहे हैं या आप अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा डिसॉल्व का क्या होगा। अगर आप अमेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस का नेम या एड्रेस तो उसके लिए फॉर्म 2 होगा।
अच्छा जी, फॉर्म 5 के वही सेम है जो आपने ऑल्ट्रेशन करनी थी, जैसे यहाँ पर है ये जी, नए पार्टनर ने ज्वाइन कर लिए फॉर्म और पुराने जो पार्टनर है वो रिटायर हो चुके हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट की डेट आ जाएगी, ये डेट न्यू इनकमिंग पार्टनर के सिग्नेचर, कंटिन्यू पार्टनर के सिग्नेचर और जो रिटायर हो रहा है उनके सिग्नेचर। अगेन इसको विटनेस कराएंगे और डीड के साथ अटैच कर देंगे। रिटायरमेंट के केस में और डेथ के केस में एक चीज याद रखिएगा कि आपने डीड या स्टैम्प पेपर इशू करवाने से पहले 7 डेज का जो है इंडक्शन, रिटायरमेंट के केस में 7 डेज का नोटिस देना है आपने अखबार में। वो किसी भी आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, और जो ना पढ़ता हो कोई अखबार, ऐसी अखबार में दीजिएगा जी, सिर्फ रिटायरमेंट के लिए। कोई अगर बंदा रिटायर हो रहा है अपने पार्टनरशिप फर्म से, उसके लिए जो आपने वहां पे बता देना है कि आप ये जो है इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहे हैं, और 7 डेज के अंदर अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। वो अखबार आपने और वो जो न्यूज़पेपर है, वो जो कटिंग है, वो आपने जो है इसके साथ अटैच कर देंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आपने वहां पे डिपार्टमेंट में जमा करा देनी है। इसकी फीस है जी 3000 रुपीज। सेम वही 5000 रुपीज का स्टैम्प पेपर, 3000 रुपीज, जो 3000 रुपीज सर एक्स्ट्रा नहीं, 3000 रुपीज आपने इनकी चालान की फीस पे करनी है, राइट। उसके बाद जो होगा वो एक्स्ट्रा है। वो होगा है। हाँ चालान कहीं नहीं मिलेगा, सॉरी, इसका चालान होगा। अच्छा जो चालान है ना इसका, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, तो वहां से आपको डिपार्टमेंट से भी मिल जाएगा, वो मसला नहीं है। चालान तो ऐसा कुछ मसला नहीं है, ट्रेजरी चालान है वो मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपने वहां देखा होगा वहां 10,000 का चालान आ रहा था, 3,000 का नहीं। तो 3,000 वाला जो है उसके चालान का फॉर्मेट मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप प्रिंट करके अपने हिसाब से एक्सेल पे एडिट करके प्रिंट करके उसको जमा करवा दीजिएगा। क्लियर। डेथ के केस में आपने क्या करना है, आपने 7 डेज का नोटिस नहीं देना, आपने जस्ट एक जनरल नोटिस देना है कि इन पार्टनर की डेथ हो चुकी है और इनकी जगह पे जो ये न्यू पार्टनर जो है वो आ। और डेथ के केस में भी यही सारी चीजें लगेंगी, और साथ में बस एक एफिडेविट है वो अटैच हो जाएगा, जो लीगल एड्स की तरफ से होगा, जिनकी डेथ हो गई होगी उनकी लीगल एड्स होंगे। और जो भी नया बंदा आ रहा होगा वो एफिडेविट में ये चीज अंडरटेक करेंगे कि हमें इनके पार्टनर बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में आपके पास ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो आप वहाँ पे शो करेंगे और वापस ले आएंगे, राइट। और एफआरसी भी आपने जमा करवाना जरूरी है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा जो इशू करता है, ठीक है। तो पूरा फैमिली ट्री होता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल फादर है, उनके कितने आगे बच्चे हैं, आगे पूरा फैमिली ट्री होता है, तो वो आपने साथ उसके जमा करवाने। सॉरी, ठीक है, डेथ वाले प्रोसेस के अंदर यही सेम प्रोसेस है, सही है। इनकी जगह जो भी जो डिसीज बंदा है, उनके कोई नया पार्टनर आ रहा होगा या उनके लीगल हेयर्स में से कोई पार्टनर होगा, बस एडिशन क्या होगी डॉक्यूमेंट्स में, एक एफिडेविट अटैच होगा और आपने उसके साथ एक डेथ सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, वो वहाँ पे शो कराना होगा, और एफआरसी सर्टिफिकेट अटैच करनी होगी उसकी कॉपी। 7 डेज का नोटिस, इसमें 7 डेज का लिखने का जरूरी नहीं है, जस्ट जनरल नोटिस आप दे दें अखबार में जी। ये सर एफआरसी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा? करवाना पड़ेगा सर। You need to get it right? जी सर, बिल्कुल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने करना है। अच्छा, रिटायरमेंट के केस में जब रिटायरमेंट का आप केस जमा करवा देंगे, जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसमें वहां पर ऑफिस में जाके स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करवाना होगा, वो अपना ओरिजिनल सीएनएसी लेके जाएगा, वहां पे जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा कि जी मैं रिटायरमेंट दे रहा हूँ और अपनी जो है रजामंदी से दे रहा हूँ, मैं एग्री हूँ उस चीज के लिए, राइट। अच्छा जी, डिसोल्यूशन के लिए भी यही फॉर्म जो है आपने फिलअप करना है, और डिसोल्यूशन डीड मैंने इनको दी थी, वो शायद इसमें है नहीं, इन्होंने डाली नहीं। डिसोल्यूशन डीड का भी एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको दे दूंगा, सिंपल सा फॉर्मेट है, जस्ट पार्टनर्स की डिटेल है और एक क्लॉज मिलेगी कि जी इस डेट से जो है डीड डिसॉल्व हो चुकी है। वो भी केस आपने जो है वहां पे जाके जमा करवा देना है, और उसी तरीके से आपने उसको फॉलो करना है, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा जी आपकी जो है
डीड डिसॉल्व हो चुकी है। तो ये इसका जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, और अमेंडमेंट का प्रोसेस है कि अमेंडमेंट कैसे होगी। फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए, चेंज ऑफ बिजनेस नेम एंड एड्रेस के लिए फॉर्म 2, बाकी उसके लिए फॉर्म 5 ही यूज होगा। इन दोनों के अलावा जितने भी काम है वो सब आपने फॉर्म 5 के थ्रू ही करने हैं। सॉरी, रिटायरमेंट का भी करेंगे और इंडक्शन का भी करेंगे आप, बिल्कुल। अगर आपके कोई नए पार्टनर आ रहे हैं ना, कोई पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप फॉर्म 5 में शो कर सकते हैं, और जो रिटायर हो रहे हैं वो भी आपने फॉर्म 5 में ही शो करने हैं, फॉर्म 5 में ही करने। वही आपने स्टैम्प पेपर इशू करवाना है, चालान आपने बनाना है, जमा करवाना है, और वही कॉपी आपने जाके वहां जमा करवा देनी। ओरिजिनल नहीं जमा होगा, कॉपी आपने जमा करवानी है हमेशा। ओरिजिनल डीड आपके पास ही रहेगी, लेकिन जो कॉपी आप जमा कराएंगे वो ओरिजिनली नोटराइज होगा। कॉपी नोटराइज की नहीं चलेगी, ओरिजिनली नोटराइज होगा। नहीं, 10,000 वाली जो फीस है ना, वो आप सर पे करेंगे जब आप फर्स्ट टाइम अपनी डीड रजिस्टर करवा रहे होंगे। उसके बाद आप कभी भी इन फ्यूचर कोई भी चेंजिंग कर रहे होंगे ना अपने फॉर्म डीड में, तो आपने 3,000 रुपीज की फीस पे करनी है। अब ऐसा सिनेरियो होता है कि एक ही आप डीड में चेंज ऑफ लोकेशन भी कर रहे हैं, चेंज ऑफ नेम भी कर रहे हैं, और चेंज ऑफ पार्टनर्स भी कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में इस पे 9,000 रुपीज की फीस लगेगी। फीस 3,000 Every amendment will cost us around 3,000 रुपीज, चाहे वो आप एक ही डीड में कर रहे हैं या आप सेपरेट कर रहे हैं, आपको 3,000 जो है हर जो आप अमेंडमेंट करेंगे उसमें आपको पे करना होगा। क्लियर? आज की क्लास पार्टनरशिप के हवाले से थी, और ये आप व्हाट्सएप आप ग्रुप आपका बना हुआ है अगस्त का, वो मैं भी बनवा देता हूँ। उसमें सारे मटेरियल जो है, मैसेज आ गया अभी तो, अभी आ गया होगा, वो सब मैं शेयर कर देता हूँ आज ही। अभी मेरी कोर क्लासेस के बाद मैं इंशाल्लाह घर पहुंच के आराम से, अगर आपको रात तक सब चीज़ आपको मिल जाएंगी, नोट पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक के हवाले से? प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे देखें ना, ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जाके आप अपना साइन अप कर लें, रजिस्टर कर लें, और फिर लॉगिन करके आप अपनी जो चीज़ें जो है उसको करते रहें, एडिशन डिलीशन करते रहिए, तो इंशाल्लाह ताला जो है आपका ये थोड़ा हाथ सेट हो जाएगा। इस पर सबमिट नहीं कीजिएगा, बस उसको वो कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स देखें, पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है, क्या होती है, तो सिनेरियो अपने लिए आप देख लें कि इस सिनेरियो में मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, तो आप अपने पास कर लें और इसको आप फीड करना शुरू कर दें, तो आपको पता लग जाएगा कैसे हो रही थी। जी हाँ, इस्लामाबाद के लिए आप देखेंगे तो वो आप ले आपके पास आ जाएगा, लाहौर के लिए आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। और ये कह रहे हैं जी, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर बाय म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगी। जी बिल्कुल, मेजोरिटी काउंट करती है इसके अंदर। मेजोरिटी पार्टनर्स क्या कह रहे हैं? जी अरसलान साहब, आपने हैंड रेस किया हुआ। जी सर, ये ई स्टे जो आपने जिस तरीके से कहा कि उसे प्रैक्टिस के लिए जो है वो बिजनेस डॉट सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसको उस पर करेंगे प्रैक्टिस वगैरह, सबमिशन से पहले पहले जो भी प्रोसेस है वो उस पर प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। अच्छा, ई स्टैम्प पेपर के लिए जो है उसको भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी कोई इतना इशू तो हाँ नहीं वो तो होगा? आप कर दें, वो तो आप अपने नाम से डालते हैं, घर में किसी भी बंदे का नाम कर दें जस्ट प्रैक्टिस के लिए, तो उसको चालान रेस आपका करने की प्रिंट होता जरूरत रहेगा, नहीं उसके हो लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। अच्छा, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है? नहीं, ठीक तो है आप सर। अगर स्टैम्प पेपर के लिए भी इशू करवाने के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अपना नाम डालें, घर में किसी के भी नाम डालें, उसको डिटेल 2-3 बार करें, एंटर प्रिंट कर लें, कोई इशू नहीं है। वो कौन सा आपने जमा करवाना है, तो ऐसे ही सिस्टम में आप उसको कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस उस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी आप कर सकते हैं। एक ही बार आईडी पासवर्ड बनवाएं और आप डिफरेंट एंटिटीज जो इस पर ऐड करके सबमिट करते रहिए, उसको फिलअप करते रहिए। सही है। अच्छा, डिपार्ट में कहाँ पे जमा करवाना होता है, ये तो इसका थोड़ा सा प्रोसीजर बता देखिए, सकते हैं ये जिससे मैंने कि आपको बताया, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म का ऑफिस होता है, ये कराची में जैनब मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट सदर में स्टेट लाइफ बिल्डिंग है, और सेकंड फ्लोर पे।
वहां पे आपने ये डीड जो जमा करवानी है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है दादा। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंस आपको करवानी पड़ेगी, डिफरेंट होगी, ये प्रोविंशियल लेवल की होती है सर। जी देखिए, अगर आप सिंध में रजिस्टर करवाते हैं तो आप सिंध में कहीं भी कर सकते हैं, कराची, हैदराबाद, लड़काना, जहाँ भी आप करना चाहते कर सकते हैं। पंजाब में फिर आपको पंजाब में करवाना जरूरी है ना, पंजाब में आपको इसी सेम नेम से वहां पे करवाना जरूरी है। ठीक है, वो अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके साथ ही हम उसको कवर कर लेंगे। सेम प्रोसेस है, उसमें जस्ट आपने सेलेक्ट करना है आप कंपनी बना रहे हैं या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना रहे हैं। अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे आपकी वो कंपनी बन जाएगी, डिटेल्स प्रोडक्ट कर लेंगे, नहीं कर रहे तो आप कंपनी की डिटेल्स प्रोडक्ट कर लेंगे। क्लियर? जी मैडम, आप कुछ पूछ लीजिए। जी जी बिल्कुल, जो आपकी क्यूरीज हो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह उसको हम देख लेंगे मसला नहीं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्लास, टुडे क्लास, थैंक यू। सर मैं आज से बात करता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल एक्सेस है, 24/7 एक्सेस है, आप क्वेश्चन कीजिएगा, जो भी जब भी मुझे जैसे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको देखता हूँ। जी मैं भी बात कर लेता, फ्री हुआ नहीं। You cannot submit this up, these clearing against issued notice। आपको इनबॉक्स के अंदर इसी 11 कास्ट ईयर का नोटिस इशू हुआ फाइल करने के लिए। नोटिस मैंने क्लिक किया ना तो ये टाइम क्लोज में डेटा भी कट गया, लेकिन जब डेटा सबमिट लगा तो ये नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं अलग से कहीं पहले आप इसको डिलीट करें, दोबारा इनबॉक्स में जाए, जिस ईयर के रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहाँ पे नोटिस आएगा उसी ईयर, इसको रिप्लाई करते उसको रिप्लाई करके 1141 खोलेंगे आप। रिप्लाई जब एक एरो होगा, व्यू का एरो होगा, एक एरो का एरो बना हुआ होगा, उस एरो को क्लिक करेंगे, आपको बोलेंगे कौन सा फॉर्म ओपन कर रहे हैं, आप 114 ओपन करेंगे, फिर आप उसको फीड करेंगे, ये ऐसे खुल जाएगा, सबमिट करेंगे, सबमिट आप उनसे जरा कांटेक्ट कर लें, साथ दो जी जी बिल्कुल जाएंगे।